यहाँ से हम लोग समुद्र विज्ञान को देखेंगे, ठीक ना। ओशियनोग्राफी, समुद्र विज्ञान क्या होता है, किन किन बातों का अध्ययन ओशियनोग्राफी में किया जाता है, ये सारा कुछ करके एक एक करके हम लोग समझेंगे, ठीक है। इससे पहले हम लोग क्लाइमेटोलॉजी, फिजिकल ज्योग्राफी, ज्योग्राफिकल थाट, आर्थिक भूगोल, ये सारे जो विषय हैं ये विषय हम लोग कवर कर चुके हैं, ठीक है। और धीरे धीरे जो चीज़ें बची हुई हैं उसको भी कवर कर रहे हैं, है ना। तो एक एक करके पूरा सब्जेक्ट ही कवर होगा। तो देखिए आगे ओशियनोग्राफी यानी कि समुद्र विज्ञान, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। देखिए ओशियनोग्राफी मूल रूप से आगे चल करके 18वीं शताब्दी में विकसित हुई, लेकिन क्या उससे पहले लोग समुद्र के बारे में नहीं जानते थे, लेकिन बड़े पैमाने पर नहीं, है ना। जैसे प्राचीन समय में यूनानी विद्वानों के लिए भूमध्य सागर ही सागर हुआ करता था। भूमध्य सागर के अलावा वो लोग और कुछ चीज़ों को नहीं जानते थे। कुछ विद्वान हिंद महासागर के तटवर्ती सागरों में और अफ्रीका के तटवर्ती क्षेत्रों में घूमा करते थे, जैसे कि फोनेशियन वासी थे। फोनेशियन वासी नाव बनाने की कला जानते थे, है ना। तो नाव ले करके और क्या करते थे, थोड़ा कलात्मक थे वो लोग, तो वो लोग घूमा करते थे तटवर्ती क्षेत्रों में, लेकिन बहुत दूर नहीं जाते थे। तो आइए सबसे पहले इसका देखते हैं कि समुद्र विज्ञान है क्या। सामान्य रूप से समुद्रों का अध्ययन किया जाता है, ठीक। समुद्रों का अध्ययन का मतलब क्या है कि समुद्र का मतलब क्या, बड़े पैमाने पर जल की मात्रा, जल की भारी मात्रा को ही क्या बोलते हैं, समुद्र बोलते हैं। और अगर बहुत बड़े विस्तृत क्षेत्र में होता है, बहुत बड़े विस्तृत क्षेत्र में होता है तो उसको महासागर का नाम दिया जाता है। क्लियर है। जब जल बहुत अथाह जल राशि हो, बड़े विस्तृत क्षेत्र में हो, तो उसको महासागर का नाम देते हैं, ठीक ना। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखेंगे। तो लिखिए, अल्बर्ट देफा के अनुसार समुद्र विज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध महासागरों तथा उनमें होने वाली घटनाओं से है, जिनका संबंध महासागरों तथा उसमें होने वाली घटनाओं से है। अर्थात समुद्र विज्ञान में क्या किन बातों का अध्ययन करते हैं, तो देखिए महासागरों और उनमें होने वाली घटनाएं, किस प्रकार की घटनाएं, क्या चीज़ें होती हैं जिससे लवणता से संबंधित, है ना। अर्थात समुद्र विज्ञान समुद्रों की या महासागरों की लवणता, उनका घनत्व, है ना, समुद्री जीव यानी कि समुद्री जीव की बात कर रहे हैं, उनका तापमान, है ना, समुद्रों का नीतल, क्लियर, प्रवाल आदि बातों का अध्ययन करता है। क्लियर। तो समुद्र विज्ञान क्या करता है, समुद्र में पाई जाने वाली लवणता, घनत्व, जीव, ठीक ना, उसका तापमान, ठीक है, नीतल, प्रवाल आदि बातों का अध्ययन करता है। उसमें पाई जाने वाली जितने भी चीज़ें हैं, जो भी बातें होती हैं, उन सारी बातों का अध्ययन समुद्र विज्ञान करता है। इसके अलावा और भी कुछ, जैसे जलधाराएँ, है ना, ये भी इम्पोर्टेंट है। जलधाराएँ, ज्वार भाटा आदि का भी अध्ययन करता है कौन, समुद्र विज्ञान, ठीक ना। देखिए हमारी संपूर्ण जो पृथ्वी है, संपूर्ण पृथ्वी के 71% भाग पर क्या है, जल है, जल मंडल है, ठीक। और 29% भाग पर क्या है, स्थल मंडल है। तो संपूर्ण पृथ्वी के 71% भाग पर क्या है, 71% भाग पर जल है और 29% भाग पर क्या है, स्थल पाया जाता है, स्थल मंडल का विस्तार है। लेकिन अगर हम ग्लोब की बात करें, ग्लोब पृथ्वी का एक मॉडल है, अगर हम ग्लोब की बात करें तो ग्लोब पर 2 गोलार्ध हैं, एक उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध, ठीक ना। तो उत्तरी गोलार्ध में जल राशि कितनी है, उत्तरी गोलार्ध में जो जल राशि है वो है 60.7%। उत्तरी गोलार्ध में इतना क्या है, जल है। और दक्षिणी गोलार्ध में 80.9% क्या है, जल है, ठीक ना। यानी कि उत्तरी गोलार्ध में 60% ही जल है और दक्षिणी गोलार्ध में 80% जल है। क्लियर। तो इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि उत्तरी गोलार्ध में स्थल खंडों की प्रधानता है और दक्षिणी गोलार्ध में जल की प्रधानता है, ठीक ना।
आप देखिए ऐसे, तो उत्तरी गोलार्ध को, उत्तरी गोलार्ध जो महाद्वीप होते हैं उन महाद्वीपों को उत्तरी गोलार्ध स्थल मंडल का नाम दिया जाता है, और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध जल मंडल का नाम दिया जाता है। ठीक, एक चीज़ है, उत्तरी गोलार्ध में यहाँ पड़ता है फ्रांस। कौन सा है? फ्रांस। फ्रांस को अगर केंद्र मानते हुए अगर हम उत्तरी गोलार्ध में एक वृत्त खींचते हैं तो मैक्सिमम जो स्थलखंड हैं वो उस वृत्त में आ जाते हैं। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में अगर न्यूजीलैंड के पास में, हाँ, न्यूजीलैंड को अगर केंद्र मानते हुए, दक्षिणी गोलार्ध में किसको? न्यूजीलैंड को केंद्र मानते हुए अगर हम एक वृत्त खींचें तो समस्त जलमंडल उस वृत्त में आ जाता है। क्लियर है इतना? तो याद रखिएगा, दक्षिणी गोलार्ध में 80.9% जल का विस्तार है और जितना बचा वो स्थल हो गया, और उत्तरी गोलार्ध में 60.7% जल का विस्तार पाया जाता है। ठीक, हम अगर ओशिनोग्राफी की बात करें तो ओशिनोग्राफी क्या है? ओशिनोग्राफी फिजिकल ज्योग्राफी की ब्रांच है। ओशिनोग्राफी फिजिकल ज्योग्राफी की ब्रांच है। एक बार उस पर भी चर्चा कर लेते हैं, ठीक ना। सबसे पहले ज्योग्राफी देखिए, सबसे पहले क्या, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा इन चीज़ों पर भी चर्चा कर लेते हैं। जियोग्राफी, जियोग्राफी शब्द किसने दिया? इरेटोस्थेनीज महोदय ने दिया। ज्योग्राफी शब्द किसने दिया? इरेटोस्थेनीज महोदय ना। तो इरेटोस्थेनीज को ज्योग्राफी का यानी कि भूगोल का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ ज्योग्राफी इरेटोस्थेनीज महोदय को बोला जाता है। क्लियर है? ज्योग्राफी की 2 ब्रांचेज हैं। कितनी ब्रांचेज हैं? 2। ठीक है, तो ज्योग्राफी की 2 ब्रांचेज, एक है फिजिकल ज्योग्राफी और दूसरी क्या है? ह्यूमन ज्योग्राफी। ध्यान से समझना है, ज्योग्राफी की 2 ब्रांचेज, एक फिजिकल ज्योग्राफी और एक ह्यूमन ज्योग्राफी, यानी कि भौतिक भूगोल और ये मानव भूगोल। भूगोल में किन बातों का अध्ययन किया जाता है? भूगोल में पृथ्वी तल से संबंधित 3 प्रकार के उच्चावच, प्रथम प्रकार के, द्वितीय प्रकार के, तृतीय प्रकार के उच्चावच, पर्यावरण, जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल और मानव से संबंधित सभी बातों का अध्ययन किया जाता है। किसमें? भूगोल में। ये तो भूगोल की परिभाषा हो गई, ज्योग्राफी की होगी, ठीक ना। कि 3 प्रकार के उच्चावच, जिसमें कि नदियाँ, पर्वत, पठार, मैदान, महासागर, महाद्वीप, है ना, इन सभी बातों के अलावा समस्त प्रकार की वनस्पतियाँ और जीवधारी, जिसमें कि जलमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल भी आता है ना, जिसको जहाँ पर जीवधारी निवास करते हैं, जैवमंडल, वो भी भूगोल का क्या है? अध्ययन क्षेत्र है। क्लियर? विषय क्षेत्र है। अब इसकी 2 ब्रांचेज हो गई, भूगोल के पिता इरेटोस्थेनीज, इसकी 2 ब्रांचेज, एक फिजिकल ज्योग्राफी और एक ह्यूमन ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी में समस्त भौतिक दशाओं का, समस्त भौतिक पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। इसका मानव से कोई संबंध नहीं है, मानव का कोई हस्तक्षेप इसमें नहीं होता। फिजिकल ज्योग्राफी में यानी कि भौतिक भूगोल में पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, सागर, महासागर, जलवायु, स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, इन सभी बातों का अध्ययन किसमें करते हैं? फिजिकल ज्योग्राफी में, है ना। समस्त भौतिक चीज़ें, भौतिक पर्यावरण, जितनी भी चीज़ें उपस्थित हैं प्रकृति में, उन सारी बातों का अध्ययन हम इसमें करते हैं। जबकि मानव भूगोल, ह्यूमन ज्योग्राफी में किन बातों का अध्ययन किया जाता है? मानव भूगोल पर में पृथ्वी पर निवास करने वाले मानवों के आपसी क्रियाकलाप और उनसे जुड़ी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। ये द्वैतवाद भी आता है कि भूगोल जैसे, देखिए, भूगोल का जैसे अध्ययन तो मानव कर रहा है, भूगोल का अध्ययन कौन कर रहा है? मानव। लेकिन उसमें भी क्या चीज़ भाई, एक हम मानव निष्पक्ष रूप से दूर रह के हम चीज़ों का अध्ययन कर रहे हैं, तो अध्ययन तो मानव कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें ही मानव से जुड़ी हुई है, तभी हम उसका अध्ययन कर रहे हैं। हमसे जुड़ा ना होता तो हम उसका अध्ययन नहीं करते, क्योंकि हमारी वो ज़रूरत ही नहीं है। तो प्रकृति में मानव हर चीज़ से जुड़ा हुआ है, इसलिए मानव को हर चीज़ की ज़रूरत पड़ती है और वह उसका अध्ययन करता है। ठीक ना? ठीक है ना? हाँ, बात समझ में आ रही है? तो अब फिजिकल ज्योग्राफी की भी कुछ ब्रांचेज हैं, सब ब्रांचेज डिवाइड किया गया है, और कुछ ह्यूमन ज्योग्राफी की भी ब्रांचेज हैं। तो जो भौतिक भूगोल की जो शाखाएं हैं, जो फिजिकल ज्योग्राफी की ब्रांचेज हैं, उनमें क्या है? क्लाइमेटोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी यानी कि जलवायु विज्ञान, ठीक ना। ओशियनोग्राफी, ओशियनोग्राफी यानी कि समुद्र विज्ञान, ठीक है। जियोमॉर्फोलॉजी यानी कि
भू आकृति विज्ञान, ठीक। एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी यानी कि खगोल विज्ञान, है ना, सौरमंडल का, ब्रह्मांड का अध्ययन करते हैं एस्ट्रोनॉमी में, खगोल विज्ञान। तो ये सभी, क्लाइमेटोलॉजी हो गया, ओशिनोग्राफी हो गया, जियोमॉर्फोलॉजी हो गया, एस्ट्रोनॉमी हो गया। उसी तरीके से हाइड्रोलॉजी यानी कि जल विज्ञान। इन बातों का अध्ययन हम करते हैं किसमें? फिजिकल ज्योग्राफी में। फिजिकल ज्योग्राफी की ये कुछ ब्रांचेज हैं, क्लाइमेटोलॉजी, ओशिनोग्राफी, जियोमॉर्फोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, हाइड्रोलॉजी, अलग अलग सब्जेक्ट हैं उसके। इसी तरीके से ह्यूमन ज्योग्राफी के भी कुछ ब्रांचेज हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी की भी शाखाएं हैं। वो क्या है? जैसे कि इकोनॉमिक ज्योग्राफी यानी कि आर्थिक भूगोल, है ना, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, आर्थिक भूगोल, ठीक। उसके अलावा अर्बन ज्योग्राफी यानी कि नगरीय भूगोल। इसके अलावा रूरल सेटलमेंट यानी कि ग्रामीण भूगोल, ठीक है। उसके अलावा ज्योग्राफी ऑफ रीजनल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट यानी कि प्रादेशिक विकास नियोजन। ये सब के सब क्या हैं? मानव भूगोल के ब्रांचेज हैं, ठीक। आर्थिक भूगोल, अर्बन ज्योग्राफी, ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी, टूरिज्म ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, और क्या इसमें लिख सकते हैं? पॉलिटिकल ज्योग्राफी। पॉलिटिकल ज्योग्राफी क्या है? राजनैतिक भूगोल। उसी तरीके से पॉपुलेशन ज्योग्राफी, जनसंख्या भूगोल। देखिए, ये जितने भी भूगोल बता रहे हैं, ये सब मानव से जुड़े हुए हैं। आर्थिक भूगोल में कौन सा खनिज कहाँ हो रहा है, कौन सी फसल कहाँ हो रही है, ये सब मानव से जुड़ा हुआ है। जनसंख्या भूगोल, जनसंख्या में प्रवास, जन्म दर, मृत्यु दर, ये सब जो है कि भूगोल से जुड़ा हुआ है ना। तो जनसंख्या भूगोल, आर्थिक भूगोल, नगरीय भूगोल, ग्रामीण भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ रूरल सेटलमेंट, है ना, पॉपुलेशन ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, ये सब किसकी ब्रांचेज हैं? ह्यूमन ज्योग्राफी की ब्रांचेज हैं। और फिजिकल ज्योग्राफी की ब्रांचेज, ये सारा कुछ है। क्लियर? अब देखिए, इसमें हम बात कर रहे थे किसकी? ओशियनोग्राफी की। हम इसमें से इसकी कौन सी ब्रांच पढ़ रहे हैं? ओशियनोग्राफी। क्लाइमेटोलॉजी पढ़ चुके हैं, कुछ चीज़ें बची हुई हैं, उसको भी हम कंप्लीट करा देंगे, है ना। तो यहाँ से हमारा शुरू हमने आज किया है क्या? समुद्र विज्ञान को, ओशियनोग्राफी को। क्लियर? तो ये जियोमॉर्फोलॉजी और बाकी सारी चीज़ें पढ़ानी है, तो ओशियनोग्राफी हम लोग पढ़ रहे हैं। क्लियर? तो ओशियनोग्राफी यानी कि समुद्र विज्ञान। ओशियनोग्राफी की भी मुख्य रूप से दो ब्रांचेज होती हैं। कौन कौन सी? पहला है फिजिकल ओशियनोग्राफी, फिजिकल ओशियनोग्राफी यानी कि भौतिक समुद्र विज्ञान, ठीक। और एक होता है मरीन बायोलॉजी, मरीन बायोलॉजी, जो कि जूलॉजी का पार्ट होता है। जूलॉजी की भी ब्रांचेज यही है। देखिए, भूगोल कहा जाता है ज्योग्राफी इज द मदर ऑफ ऑल साइंसेस। भूगोल सभी विषयों की क्या है? सभी विज्ञानों की जननी है। क्यों है? देखिए, यहाँ पर जो मरीन बायोलॉजी आ रहा है, मरीन बायोलॉजी किसकी ब्रांच है? ओशियनोग्राफी की। ओशियनोग्राफी किसकी ब्रांच है? फिजिकल ज्योग्राफी की। या फिजिकल ज्योग्राफी किसकी ब्रांच है? जियोग्राफी की। तो जो मरीन बायोलॉजी है, मरीन बायोलॉजी जूलॉजी की भी ब्रांच है। अंतर क्या है? यहाँ पर हम भौगोलिक रूप से उसका अध्ययन करते हैं और जूलॉजी में केवल जीवों पर ही उसके ध्यान दिया जाता है। तो ओशियनोग्राफी के दो ब्रांचेज, फिजिकल जो ओशियनोग्राफी और मरीन बायोलॉजी। फिजिकल ज्योग्राफी की भी कई, फिजिकल ओशियनोग्राफी की भी कई ब्रांचेज हैं, जैसे कि केमिकल ओशियनोग्राफी, है ना, रासायनिक समुद्र विज्ञान और व्यवहारिक समुद्र विज्ञान। दो तीन ब्रांचेज फिजिकल ओशियनोग्राफी की भी हैं। और मरीन बायोलॉजी में हम क्या अध्ययन करते हैं? मरीन बायोलॉजी में समुद्री जीवों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? जितने भी प्रकार के समुद्री जीव हैं, जितने भी प्रकार के समुद्री जीव हैं, इन सभी समुद्री जीवों का अध्ययन किसमें करते हैं? मरीन बायोलॉजी में करते हैं। समझिए, फिजिकल ओशियनोग्राफी में किस बात का अध्ययन किया जाता है? फिजिकल यानी कि भौतिक समुद्र विज्ञान में महासागरों का नितल, उनकी लवणता, उनका घनत्व, उनका तापमान, उनमें चलने वाली जलधाराएं, है ना, उनका वाष्पीकरण, उसमें उपस्थित वनस्पतियाँ, ये पूरा का पूरा अध्ययन किसमें करते हैं? फिजिकल ओशियनोग्राफी में। और जो मरीन बायोलॉजी होती है यानी कि समुद्री जीव विज्ञान, समुद्री जीव विज्ञान में अध्ययन करते हैं सिर्फ और सिर्फ समुद्री जीवों का अलग से अध्ययन किया जाता है। फिर उसमें ये नहीं देखा जाता कि लवणता कितना है, घनत्व कितना है, क्योंकि वो सारी चीज़ें किसमें देखी जाती हैं? फिजिकल ज्योग्राफी में देखी जाती हैं। क्लियर है? तो चलिए, तो ये था एक क्या, समुद्र विज्ञान का, ओशियनोग्राफी का सामान्य परिचय। कुछ चीज़ें और हैं
जो हम इसको देख लेते हैं। जैसे कि हम बात कर रहे थे पृथ्वी पर जल के विस्तार की, है ना। मुख्य रूप से पृथ्वी पर जितना भी जल पाया जाता है महत्वपूर्ण क्यों है भाई? समुद्र विज्ञान यानी कि ओशिनोग्राफी महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है? क्योंकि महासागर हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अब महासागर हमारे लिए कैसे महत्वपूर्ण है? तो महासागर हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि महासागरों से हजारों वर्षों तक ऐसा माना जाता है कि महासागरों से हजारों वर्षों तक इंसानों का पेट भरा जा सकता है। महासागरों से हजारों वर्षों तक इंसानों का पेट भरा जा सकता है। क्लियर? किस प्रकार से भरा जा सकता है भाई? तो जितना भी दुनिया में प्रोटीन की खपत होती है ना, उसका 3% तो हम महासागर से ही लेते हैं। अब उसमें कैसे? समुद्री भोजन है ना, सी फूड समुद्री भोजन है, मछलियां हैं, ठीक। मछलियों का भी क्या होता है? बिजनेस होता है। लोग मछलियों को खाते हैं, मछलियां भी लोगों का पेट भरती हैं। जैसे जापान में देखो, जापान के लोग सबसे ज़्यादा क्या खाते हैं? मछली खाते हैं, और कुछ मुश्किल है वहाँ पे। तो सी फूड जापान में, चीन में चलता है ना। चीन का तो पूछिए ही मत, कितना सी फूड खाते हैं सब, है ना। चीन वाले जो भी दे दीजिए समुद्र से निकाल के वो सब खा जाएंगे। बाहर से भेजे तो पता नहीं वो भी खा जाएंगे, सब क्या करेंगे, हैं। तो भाई उनकी बात ही निराली है। अभी कोरोना वहाँ फैल रहा है चीन में, है ना। 90 करोड़ लोग कोरोना से संक्रमित हैं अभी भी। पूरी दुनिया रिकवर हो गई, वो हो ही नहीं पा रहे हैं, है ना। तो जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, क्या करेंगे। लेकिन इसको अगर आप बिजनेस के पर्पज से देखिए, हम लोग जैसे कि भूगोल अगर पढ़ रहे हैं तो हम यहाँ पे आर्थिक मानों की भी बात करते हैं। जहाँ पर हम प्रकृति की बात करते हैं भूगोल में, है ना, ज्योग्राफिकल थॉट में हम लोग पढ़ चुके हैं इसको। जहाँ पर हम प्रकृति की बात करते हैं, यानी कि जब हम डिटर्मिनिज्म की बात करते हैं, नियतिवाद की बात करते हैं, प्रकृतिवाद की बात करते हैं, पर्यावरण निश्चयवाद की बात करते हैं, तो वहीं पर हम संभववाद की भी बात करते हैं कि हम प्रकृति को, पर्यावरण को अपने हिसाब से बदल सकते हैं। भाई ज़रूरत तो हर किसी की है ना। शेर को आप शाकाहारी बनाएंगे तो शेर शाकाहारी बनेगा? नहीं बनेगा। तो शेर को मांस ही चाहिए। मांस तभी मिलेगा जब हम किसी न किसी जानवर की जान ले लेंगे, है ना। जब वो खुद किसी को मारेगा, चिड़ियाघर में है भाई तो मार के देना पड़ेगा उसको। जंगल में घूम रहा है शेर तो क्या करना पड़ेगा? वो खुद जो है दूसरों को मार के अपना शिकार करेगा, खा जाएगा। तो ये परंपरा है, ये चलता रहता है, ठीक है। एक जानवर दूसरे जानवर को अपनी आवश्यकता के अनुसार खाता है, उसका उपभोग करता है ना। उपभोक्ता है, सभी क्या है आज की डेट में? उपभोक्ता है। उत्पादक तो एक ही है, वो क्या है? वनस्पतियाँ। उत्पादक तो सिर्फ वनस्पतियाँ हैं, बाकी तो जितने भी जीवधारी हैं वो सब क्या हैं? उपभोक्ता हैं। वनस्पतियों के लिए क्या है? कुछ नहीं, है ना। समझिए आगे, देखिए। तो यहाँ से यह समझिए कि समस्त महासागरों में सर्वाधिक जैविक विविधता पाई जाती है। असंख्य जीवों की प्रजातियां महासागरों में उपस्थित हैं, ठीक ना। संपूर्ण पृथ्वी का, नोट कर लीजिएगा, 97% जो जल है वो कहाँ है? महासागरों में है। संपूर्ण पृथ्वी का 97% जल महासागरों में है, और 2% जल हिम चादरों के रूप में है। हिम चादरों के रूप में मतलब बर्फ के रूप में है 2%। बचा कितना? 1% और बच गया। तो 1% जो जल है वही क्या है? 0.9 से भी कम है वो, ठीक ना। वो जो है कि तरल जल, यानी कि जिसको हम भूमिगत कहते हैं, यही क्या है? भूमिगत है, बहुत कम। इसीलिए कहा जाता है ना कि पानी बचाइए, क्योंकि जो फ्रेश वाटर है, जो भूमिगत है, जो साफ पानी है, वो 1% से भी कम है। उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव पर, यानी कि आर्कटिक सागर, जिसको हम आर्कटिक महासागर भी कहा जाता है ना, और अंटार्कटिका यानी कि दक्षिणी ध्रुव पर बर्फ ही बर्फ जमी है। ग्रीनलैंड देखिए, साइबेरिया देखिए, कनाडा देखिए, बर्फ ही बर्फ जमी है। तो वो बर्फ के रूप में जो पानी है वो 2% है। क्लियर? यहाँ से थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं महासागरों के बारे में कि कैसे क्या है, उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, इस पर आगे बढ़ेंगे, ठीक ना। ऑस्ट्रेलिया भी बना दी इधर। तो देखिए यहाँ से थोड़ा सा महासागरों को हम लोग समझेंगे कि महासागरों में किस प्रकार से क्या क्या कौन कौन सी चीज़ें उपस्थित हैं। तो समझिए, यहाँ से समझने के लिए है। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो 3 मुख्य महासागर हैं। पहले नंबर पर प्रशांत महासागर है, दूसरे नंबर पर अटलांटिक महासागर है, और तीसरे नंबर पर क्या है? हिंद महासागर है ना। सबसे बड़ा महासागर कौन सा? प्रशांत महासागर, उसके बाद अटलांटिक महासागर, और उसके बाद हिंद महासागर आता है। मुख्य रूप से 3 ही महासागर हैं जो बड़े हैं। यहाँ पर पड़ता है आर्कटिक सागर, जिसको कि महासागर भी कहा जाता है।
ठीक ना। तो आर्कटिक सागर है जिसको हम महासागर का भी नाम देते हैं, आर्कटिक महासागर भी बोलते हैं, जो बहुत छोटा है। क्लियर। तो देखिए यहाँ से लेकर के ये बीच वाला जो एस के आकार का है इसको बोलते हैं क्या, अटलांटिक महासागर। ठीक, ये क्या है, अटलांटिक महासागर है। क्लियर है, ये जो है आपका अटलांटिक महासागर है। और अटलांटिक महासागर जो है हिंद महासागर से इधर नीचे क्या है, ये क्या है, हिंद महासागर है, ये क्या है, अटलांटिक महासागर, और ये क्या है, प्रशांत। इसी को हमने इधर भी, यहाँ भी हम दिखा सकते हैं इसको, क्या, प्रशांत महासागर है। ठीक ना। तो 20 डिग्री पूर्वी देशांतर, 20 डिग्री ईस्ट, 20 डिग्री पूर्वी देशांतर क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान में रखिएगा। 20 डिग्री पूर्वी देशांतर क्या करता है, हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर को अलग करता है। ठीक, यहाँ से जो बेरिंग जल संधि है, ठीक, बेरिंग जल संधि क्या करती है, बेरिंग जल संधि अलास्का और रूस के भाग को अलग करती है। ये बेरिंग जल संधि, बेरिंग जल संधि है कहाँ पर, प्रशांत महासागर में। क्लियर। और हिंद महासागर तथा प्रशांत महासागर को जो अलग करता है वो तस्मानिया के पास में, ये सब इधर द्वीप हैं, है ना, तस्मानिया के पूर्व का जो देशांतर है वो हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को अलग करता है। ठीक है, जब आप ग्लोब पर देखेंगे तो बाकी सारी चीज़ें हैं ना समझ में आएंगी, क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हिंद महासागर और प्रशांत महासागर ऐसे अलग होता है, अटलांटिक और हिंद महासागर 20 डिग्री पूर्वी देशांतर से क्या होता है, अलग हो जाता है। ठीक, और ये पूरा का पूरा जो है कि दक्षिणी अमेरिका अटलांटिक और प्रशांत महासागर को अलग कर देता है। क्लियर। तो इतनी सारी चीज़ें हैं, इन बातों को, इन सारी चीज़ों का वो क्या करना है, समझना है। इसी प्रकार से ये जो महासागर हैं, इन महासागरों के बीचों बीच से क्या गुजरती है, विषुवत रेखा गुजरती है। ठीक ना, विषुवत रेखा। तो विषुवत रेखा के दक्षिण में पूरा का पूरा हिंद महासागर है, थोड़ा सा भाग कहाँ है, उत्तर में है, तो उसकी वहाँ पर बात नहीं करेंगे। इस तरीके से प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को दो भागों में बांटा जाता है। ठीक ना, उत्तरी अटलांटिक महासागर और दक्षिणी अटलांटिक महासागर। इसी तरीके से उत्तरी प्रशांत महासागर और दक्षिणी प्रशांत महासागर। महासागरों को आपको जानना है, और यहाँ पर ये जो पड़ता है इसी को बोलते हैं आर्कटिक सागर या आर्कटिक महासागर, उसको भी बोला जाता है। क्लियर है। संपूर्ण महासागरों का जो औसत तापमान है, नोट कर लीजिएगा, संपूर्ण महासागरों का जो औसत तापमान होता है, औसत तापमान वह 3.9 डिग्री सेल्सियस है। संपूर्ण महासागरों का औसत तापमान कितना है, 3.9 डिग्री सेल्सियस है, संपूर्ण महासागर का औसत तापमान है वो। क्लियर। और इसके अलावा अगर हम इनकी औसत गहराई देखें, औसत गहराई हम किसी एक महासागर का नहीं बता रहे हैं, संपूर्ण महासागरों का बता रहे हैं, और ऐसे ही करके धीरे धीरे आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो औसत गहराई कितनी है, 3696 मीटर है। संपूर्ण महासागरों की औसत गहराई 3696 मीटर है। अगर हम आयतन की बात करें कि इनका टोटल आयतन कितना होगा, है ना, तो टोटल जो कुल आयतन होगा महासागरों में जो जल है इसका, तो कुल आयतन लगभग 1.37, ठीक ना, बिलियन घन किलोमीटर है। 1.37 पूरा लिख लीजिएगा आप इसको, बिलियन घन किलोमीटर है। तो ये पूरी की पूरी कहानी है किसकी, महासागरों के बारे में और महासागरों के जल के बारे में। क्लियर। संपूर्ण महासागरों में फिर एक एक करके हम पढ़ेंगे आगे, है ना, जैसे जैसे चीज़ें आती जाएंगी हम एक एक करके पढ़ते चले जाएंगे। क्लियर है। तो ये हो गया इसकी परिभाषा, विषय क्षेत्र और सामान्य परिचय समुद्र विज्ञान का तथा महासागरों और सागरों के बारे में, जल के बारे में। क्लियर है ना, ठीक है, समझिए। अब हम पढ़ेंगे इसका विकास, कि ओशिनोग्राफी का विकास किस तरीके से हुआ, है ना। अच्छा, एक और चीज़ समझिए, फादर ऑफ ओशिनोग्राफी किसको बोला जाता है। अगर हम कहें कि ओशिनोग्राफी के जो पिता हैं वो कौन है, तो ओशिनोग्राफी के पिता का नाम आप लिख लीजिए जेम्स रेनेल। जो जेम्स रेनेल हैं, जेम्स रेनेल ओशिनोग्राफी के पिता हैं। जेम्स रेनेल क्या हैं, ओशिनोग्राफी के पिता हैं।
इससे भी अगर प्राचीन समय की बात की जाएगी, है ना, कि किसको और माना जाता है, तो एक विद्वान है जो कि यूनानी विद्वान है, पोसिडोनियस। पोसिडोनियस समुद्र विज्ञान के पिता माने जाते हैं। पोसिडोनियस यूनान के हैं। जेम्स रेनेल कहाँ के हैं? इंग्लैंड के विद्वान हैं। ठीक, जेम्स रेनेल को बोला जाता है फादर ऑफ ओशिनोग्राफी। जेम्स रेनेल को बोला जाता है। क्लियर? और समझिए, अगर फादर ऑफ मॉडर्न ओशिनोग्राफी पूछे, क्या पूछे, ध्यान दीजिए, देखिए, अगर पूछे फादर ऑफ मॉडर्न ओशिनोग्राफी, तो फादर ऑफ मॉडर्न ओशिनोग्राफी होगा, ठीक ना, मैथ्यू फॉन्टेन मोर। नाम लिख लीजिएगा, मैथ्यू फॉन्टेन मोर। मोर या मोर भी लिखी है ना, मैथ्यू फॉन्टेन, है ना, इनको बोला जाता है FONTAIN, फॉन्टेन, MAURY, मोर, ठीक ना, मैथ्यू MATHEW, इंग्लिश में ये नाम देख लीजिए, ठीक ना। तो मैथ्यू फॉन्टेन मोर क्या है? मोर ही बोलेंगे, फादर ऑफ मॉडर्न ओशिनोग्राफी। और ओशिनोग्राफी के पिता इस प्रकार से जेम्स रेनेल हैं, और पोसिडोनियस को भी प्राचीन समय में माना जाता था। मुख्य कार्य जेम्स रेनेल ने किया, और आधुनिक समय में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य किसने किया? इनको स्थापित करने का श्रेय जाता है किसको? मैथ्यू फॉन्टेन मोर को जाता है। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, भारत में ओशिनोग्राफी के पिता किसको बोलते हैं? नोट कर लीजिए, भारत में ओशिनोग्राफी के पिता कौन है? प्रोफेसर लेफांड, यहाँ लिख देते हैं, ठीक ना। प्रोफेसर लेफांड को भारत के समुद्र विज्ञान का पिता माना जाता है, प्रोफेसर लेफांड को, ठीक ना। तो इतना ये सब कुछ नोट कर लीजिएगा, चीज़ों को समझ लीजिएगा। आगे की बातें हम लोग जो है कि अगली क्लास में समझेंगे। क्लियर है?